साल 2021 और जगह केरल का एक जिला अलाप्पुझा। संघ और पीएफआई के बीच गजब का तनाव चल रहा था। इसी बीच 22 साल के संघ कार्यकर्ता नंदू आर कृष्णा की हत्या की खबर आती है और हड़कंप मच जाता है। आरोप पीएफआई एसडीपीआई गैंग पर लगते हैं। केरल में यह सब तब हो रहा था जब पीएफआई ने केरल में योगी आदित्यनाथ के आने का विरोध किया था। इसके लिए बकायदा केरल के वायलार में मार्च भी निकाला गया था। आरएसएस ने भी पीएफआई के खिलाफ मार्च निकाला था और आक्रामक नारे भी लगाए थे। इस घटना के बाद 18 दिसंबर को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य महासचिव के.एस. शान की हत्या कर दी गई। ये आरएसएस का पीएफआई को नंदू की हत्या का जवाब था। शान की मौत के 7 घंटे बाद बीजेपी के उभरते नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या कर दी गई। केरल में साल 2021 में 5 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ये या तो संघ से जुड़े थे या फिर पीएफआई से। 3 हत्या तो अलाप्पुझा में ही हुई थी, लेकिन इन सब हत्याओं में सबसे ज्यादा शोर श्रीनिवास को लेकर हुआ था, क्योंकि ये महज एक हत्या नहीं थी, बल्कि हैवानियत की हदें पार कर देने वाला एक ऐसा अपराध था जिसे आदतन अपराधी भी आमतौर पर कभी नहीं अपनाते। श्रीनिवास की कहानी क्या थी, उनका राजनीतिक कद कैसा था और उनकी हत्या कैसे हुई, इसकी कहानी आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मौजूदा वक्त में श्रीनिवास की चर्चा एकदम से कैसे होने लगी। 30 जनवरी 2014 को केरल में कोर्ट का एक फैसला आता है। केरल के एक अदालत ने दिसंबर 2021 में अलाप्पुझा जिले में रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को मौत की सजा सुनाती है। अदालत ने श्रीनिवास की हत्या को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा है। अदालतें ऐसा तभी कहती हैं जब किसी मामले में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाएं। श्रीनिवास के साथ ऐसा ही हुआ था। हम आपको श्रीनिवास के बारे में बताएं, उनकी हत्या के बारे में बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि पीएफआई पर भारत सरकार ने 2022 में 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। जिन लोगों ने श्रीनिवासन की हत्या की थी वो पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से जुड़े हुए थे। अब कहानी बीजेपी के उभरते ओबीसी नेता रंजीत श्रीनिवास की। 45 साल के रंजीत श्रीनिवास बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। ओबीसी राज्य मोर्चा के सचिव थे और पार्टी की गतिविधियों को लेकर काफी सक्रिय थे। बीजेपी की राज्य इकाइयों में वो खास आमंत्रित सदस्य रह चुके थे। केरल का अलाप्पुझा हाउस बोट के लिए जाना जाता है। कोस्टल एरिया होने के कारण लोग मत्स्य उद्योग से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास भी केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रबंधन समिति के सदस्य रह चुके थे। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वो काम करते थे और ये चीज बीजेपी ने नोटिस कर लिया था। बीजेपी उन्हें कोस्टल एरिया में एक ऐसे उभरते नेता के रूप में देख रही थी जिसमें केरल में पार्टी का जनाधार बढ़ने की भरपूर क्षमता है। लेकिन सियासत में सब सोचा हुआ हो जाए, फिर सियासत किस बात की। बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। दिन था 19 दिसंबर। केरल में 12 घंटे के अंदर 2 नेताओं की हत्या हुई। दायरा महज 12 किलोमीटर, मतलब यह कि 12 किलोमीटर के अंदर ही पीएफआई और बीजेपी के ये दोनों नेता की हत्या हुई। 18 दिसंबर की शाम 7 बजे पीएफआई नेता शान पर खतरनाक हमला हुआ। शान बाइक से जा रहे थे जिसे पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी। स्थानीय हॉस्पिटल लाए गए, लेकिन रात 11 बजे 30 मिनट पर उनकी मौत हो गई। ठीक 7 घंटे बाद रंजीत श्रीवास्तव के घर पर हमला हो गया। हथियारों से लैस पूरा गैंग था। कुछ घर के अंदर थे तो कुछ घर के बाहर, ताकि कोई बाहर से आए या किसी तरह का शोर मचाए तो उसे रोका जाए। रंजीत के घर में उनकी मां थी, पत्नी थी और एक छोटी बेटी। इन सब के सामने रंजीत को क्रूर तरीके से मारा गया। हमला इतना निर्मम था कि उनके चेहरे को पहचान पाना मुश्किल था। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि तलवार से काट काट कर श्रीनिवास की हत्या की गई। इसलिए अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा, दोषियों के भविष्य में अपराध में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे दुखद यह है कि ये क्राइम पीड़ित के घर में उसकी मां, पत्नी और नाबालिग बच्चे की उपस्थिति में किया गया था। अदालत के आदेश में इस बात का भी जिक्र है कि यह हमला 3 मिनट से भी कम समय के लिए हुआ, लेकिन श्रीनिवास के शरीर पर 46 चोटें थीं। ये सोचकर भी कोई सिहर जाएगा कि कितने लोगों ने किन किन हथियारों से उस पर हमला किया था। इतने कम समय में किया गया हमला
कितना भयावह होगा। साथ ही अदालत ने भी यह कहा कि ऐसे अपराधियों को सुधारा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ पीएफआई के नेता शान हत्याकांड में आरएसएस से जुड़े 15 लोगों के नाम थे। विशेष अभियोजन की कमी के कारण इस मामले की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। शान हत्याकांड के सभी आरोपी जमानत पर हैं। सरकार ने शान मामले में एक स्पेशल अभियोजक को नियुक्त किया है। उम्मीद है कि अगले महीने से कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो जाए। एसडीपीआई शान मामले में बिना देरी इंसाफ की मांग कर रही है।